मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। पहली बुक हमने कंप्लीट कर ली, अभी हमारी दूसरी बुक है भूगोल की। ठीक है, क्लास 10th। चलो शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का अर्थ। ठीक है, ये अगर ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संसाधन का अर्थ, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक ही पॉइंट डालेंगे। क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं। तो हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से, संभाव रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। अब सिंपल शब्दों में समझे तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन, ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु, वो सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हम उनका इस्तेमाल करते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, इस धरती पे प्रौद्योगिकी मतलब कच्चे माल उपलब्ध हैं। ठीक है, और जिसको आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्यता दी गई है, मान्य दी गई है, वो क्या है? संसाधन कहलाती है। अब आता है कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार में कौन कौन से संसाधन आते हैं उत्पत्ति के आधार में? ठीक है, तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये किस में आता है? उत्पत्ति के आधार में, आधार पर। उत्पत्ति के आधार में जैव संसाधन है और अजैव संसाधन आते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमारे जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है, मनुष्य, ठीक है, प्राणी जाति। क्योंकि अब टॉपिक क्या आता है कि ये जैव संसाधन के अंदर क्यों आते हैं, है ना? तो ये जैव संसाधन के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें जीवन है। ठीक है, इसलिए जैव संसाधन के अंदर आते हैं। ये जीव मंडल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मनुष्य और प्राणी जात, मनुष्य और प्राणी जात, जैसे जानवर, ठीक है, फूल पौधे भी किस में आएंगे? इसी में आएंगे, जैव संसाधन के अंदर। अब आता है अजैव संसाधन। वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनाई जाती हैं अजैव संसाधन कहलाती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा पड़ा है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी है, ठीक है, अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे चट्टान और धातुएं। ठीक है, जैसे चट्टान और धातुएं क्या है? ये निर्जीव हैं। ठीक है, एक कच्चे माल में उपलब्ध होती हैं धातुएं, उसको हम पीट कर उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, तो ये निर्जीव है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन कैसे इसका पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए संसाधनों के प्रकार, या समाप्यता के आधार पर बताइए संसाधनों के प्रकार। अगर आता है कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और आता है समाप्यता के आधार पर बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो पढ़ते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन ये किसके अंदर, और अनवीकरणीय समाप्यता के आधार पर हैं ये। ठीक है, इसके अंदर आती हैं ये दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सी?
वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन है? वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वे सभी संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, अलग अलग भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसको फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है, वो कौन से संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। जैसे वायु और जल। अब जल को एग्जांपल में हम लेते हैं कि जल और वायु कैसे। तो जैसे आप जल को देख सकते हैं, खारे पानी के पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ये नाले में जाता है, बड़े वाले नाले में, फिर वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको मीठे पानी में डेवलप करके हमें ही सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और आता है अनवीकरणीय संसाधन। वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसको समझने का एक ही तरीका है कि देखो आप नवीकरणीय, ठीक है, और अनवीकरणीय, ठीक है। अ लगाया ना तो उपयोग में दोबारा नहीं लाया जा सकता, ठीक है। सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, दोबारा उपयोग में उसको नहीं लिया जा सकता। इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। अब सिंपल शब्दों में समझे तो क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग में लाने के बाद हम उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे खनिज है। तो अब हमारा स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से स्वामित्व में कौन कौन से संसाधन आते हैं? तो पहला आता है गत संसाधन, ये गत संसाधन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये चार कौन कौन से आते हैं स्वामित्व के आधार पर, इनके अंदर आते हैं। तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति, ठीक है। गत संसाधन क्या है? गत संसाधन, तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति गत संसाधन कहलाते हैं, जैसे प्राइवेट, ठीक है, जिनका अपना खुद का हो, जैसे हमारा खुद का गाड़ी बंगला, ठीक है, हमारी खुद की फैक्ट्री हो, उसको वो हमारा एक अकेले का हो, उसमें भी कोई ऐसा ना हो कि हम लोगों ने, ठीक है, कि वो कईयों में बांटी गई हो, नहीं, वो सिर्फ हमारा हो, उसको कैसे कहते हैं? गत संसाधन कहते हैं। जो निजी, ठीक है, अपने जो अपनी है, प्राइवेट है वो, ठीक है। वह संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाती है। जैसे देख सकते हैं, गत मतलब प्राइवेट और सामुदायिक मतलब सरकारी, ठीक है। तो ये सभी सारे संसाधन जिसका उपयोग पूरा समुदाय करता है, तो सरकारी के अंदर आ गई, ठीक है। वो किसी का पर्सनल तो है नहीं, उसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। किसी भी प्रकार का संसाधन हो, कोई सा भी संसाधन हो जो राष्ट्र की सीमा के अंदर मौजूद है, वो तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी, ठीक है। तट रेखा की 200 मील दूर पर खुले महासागरीय संसाधनों पर एक सेकंड, एक मिनट क्लियर करते हैं, ठीक है।
महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक सेकेंड, अब ठीक है। तो तट रेखा के 200 मील दूर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर, जो खुले महासागरीय संसाधन है, किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, तो ये चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें भी है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारिक संसाधन। रुको, तो है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें भी है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, और एक है संचित संसाधन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अब इसको समझे कि संभावी संसाधन कौन से संसाधन है। तो ये वो संसाधन है जो किसी देश में मौजूद है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया आज तक। ठीक है, तो ये है संभावी, उसको इस्तेमाल करने की संभावना है कि इस्तेमाल में आ सकती है, संभावी संसाधन कहलाएगी। वह संसाधन जिसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाती हैं। वे सभी संसाधन जिसकी गुणवत्ता और मात्रा, कि उसके गुण क्या है और उसकी मात्रा कितनी है इस धरती पे, वो निर्धारित पहले से ही की जा चुकी है, विकसित संसाधन के अंदर आएगी। ठीक है, और पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारीय संसाधन कहलाती है। ठीक है, अब वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से, एक सेकेंड, तो वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाती है। इतने इजी लैंग्वेज में लिखे होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब जैसे हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। 3 नंबर से 2 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जिसका हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, मतलब ऐसा संसाधन जिसका हम जितना हमें एग्जाम्पल में हम पानी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसा एक संसाधन है जिसको हम संभाल के इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, ताकि अभी वाली पीढ़ियों के लिए ही, हमारे लिए तो रह ही रहे, बाकी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे, ताकि इसका इस्तेमाल वो भी कर सकें। ठीक है, अब पानी एक ऐसी चीज़ है जो सीमित मात्रा में है धरती पर। अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो कॉमन सी बात है आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो इसमें वही लिखा है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, अब इसमें वही लिखा है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं भी पूरी हो सके। ठीक है, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आएगा सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ियों के लिए बचे बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी बची रह सके, ताकि लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, सब उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का, अब जैसे ये देखते हैं ये, ठीक है, तो ऐसे उपयोग अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके संसाधन नियोजन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? एक सेकंड, तो ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा हम संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके संसाधन नियोजन कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। ठीक है, आप जैसे कि ये देख सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है कि हमें इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। एजेंडा 21। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है? एक सम्मेलन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। ठीक है, एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, रोजाना की आवश्यकताएं जो सबकी हैं, एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य है ये। ठीक है, कि ये जो जितनी भी क्षतियाँ हैं, इन सब से, गरीबी और ठीक है, इन सब से निपटना है। ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हैं, इसका उद्देश्य है इन सब से निपटना है। ठीक है, निपटना किसका उद्देश्य है? एजेंडा 21 का जो सम्मेलन रखा गया था उसमें यही बात हुई थी कि लोगों की पारस्परिक जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो गरीबी है, इन सब से उनको निपटा जा सके, उनको रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ये रहे महात्मा गांधी, ये रहे। ठीक है, देख सकते हो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सब कुछ है। ठीक है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भू उपयोग। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस किस चीज़ में हम भूमि का उपयोग करते हैं? भू मतलब भूमि और उपयोग मतलब उपयोग करना। ठीक है, तो भूमि का हम उपयोग कहाँ करते हैं? वनों में, कृषि के लिए, प्रतिभूमि। ठीक है, एक सेकेंड आपको हाईलाइट करके दिखा। ठीक है, तो ये है भूमि के उपयोग। तो वनों के लिए हम भूमि का इस्तेमाल करेंगे, कृषि के अनुपलब्ध भूमि के लिए इस्तेमाल करेंगे, कृषि का निकले भूमि का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिभूमि का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे? तो प्रतिभूमि का इस्तेमाल देखिए, प्रतिभूमि के
अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। प्रति भूमि के अलावा हमें अन्य कृषि के लिए भी भूमि चाहिए होता है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। चलो आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है भू निम्नीकरण के कारण। अब निम्नीकरण का क्या मतलब है? भू निम्नीकरण, अगर हम इसका टॉपिक क्लियर तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए पॉइंट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। भू निम्नीकरण मतलब भूमि को नुकसान पहुंचाने के कौन कौन से कारण हैं जिससे भूमि को हानि होती है। ठीक है, तो पहला कारण है खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन। अब इसको तरीके से समझते हैं। खनन, ठीक है, भूमि को नुकसान पहुंचाने का पहला है खनन। ठीक है, दूसरा है अतिचारण। अतिचारण क्या है? अतिचारण को भी क्लियर करते हैं। अतिचारण का मतलब जो गाय भैंस चराई देती हैं उसको खेतों में इतना ज़्यादा चरा देते हैं, उनको चरने के लिए छोड़ देना, तो फिर कॉमन सी बात है भूमि का नुकसान होगा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चरेंगी तो उसको कहते हैं अतिचारण। अति सिंचाई, भूमि की अधिक सिंचाई कर देने से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाएगी ना, अधिक सिंचाई करने से भी भूमि खराब होगी। और औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, फैक्ट्रियों का हम काम करेंगे और उसका प्रदूषण अगर भूमि पर पड़ेगी तो कॉमन सी बात है भूमि का नुकसान होगा। उद्योग के कारण काफ़ी भूमियाँ नुकसान भी होती हैं। और वनोन्मूलन, अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटने से भी भूमि को हानि पहुंचती है। अब है भूमि संरक्षण के उपाय। संरक्षण मतलब बचाना। ठीक है, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, भूमि निम्नीकरण के कारण और भूमि संरक्षण के कारण, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भू संरक्षण के उपाय, भूमि को बचाने के उपाय अपने मन से भी बनाकर लिख के आओगे तो नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, जो नहीं कि इनको पढ़ोगे वही लिख के आओगे। ठीक है, बचाने के कारण बहुत सारे होते हैं, अपने तरीके से भी लिखा जा सकता है। वन रोपण, वनों को काटना हम बंद करें, इससे क्या होगा, भूमि का नुकसान नहीं होगा। अति पशुचारण, पशुओं को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पशु चराना हम बंद कर देंगे तो भी भूमि का नुकसान नहीं होगा। उसका अपोजिट जो हमने अभी पढ़ा निम्नीकरण के कारण, उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, रक्षक मेखला का भी इस्तेमाल करके हम बचा सकते हैं। खनन नियंत्रण करके भी खनन को नियंत्रण करके बचा सकते हैं। औद्योगिक जल का परिष्कार, ठीक है, जितनी ज़्यादा मात्रा में उद्योग खुलेगा उतनी ही ज़्यादा भूमियों का नुकसान होगा। ठीक है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इस करके हम भूमि को बचा सकते हैं। ये 5 पॉइंट है, आपको कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन में अगर 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको बस 5 ही पॉइंट लिखने हैं, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, और पेपर में ना पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो ताकि तुम्हें ना आंसर ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में बनने लगता है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आंसर बनने लगता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो हम पढ़ के जाते हैं बस हमें उसी को लिख कर आना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब है मृदा के प्रकार। मिट्टी के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो लाल एवं पीली मिट्टी है, जलोढ़ा मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है और वन मिट्टी है। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमारी 6 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इन पॉइंटों को याद कर लो। आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड। मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। पहली बुक हमने कंप्लीट कर ली, अभी हमारी दूसरी बुक है भूगोल की। ठीक है, क्लास 10th। चलो शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का अर्थ। ठीक है, ये अगर ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संसाधन का अर्थ, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक ही पॉइंट डालेंगे, क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं।
तो हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से, संभाव रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। अब सिंपल शब्दों में समझे तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु, वो सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हम उनका इस्तेमाल करते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, इस धरती पे प्रौद्योगिकी मतलब कच्चे माल उपलब्ध हैं, ठीक है, और जिसको आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्यता दी गई है, मान्य दी गई है, वो क्या है? संसाधन कहलाती है। अब आता है कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है संसाधन के प्रकार, ठीक है। तो पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार में कौन कौन से संसाधन आते हैं उत्पत्ति के आधार में, ठीक है। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये किस में आता है? उत्पत्ति के आधार में, आधार पर। उत्पत्ति के आधार में जैव संसाधन है और अजैव संसाधन आते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमारे जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है, मनुष्य, ठीक है, प्राणी जाति। क्योंकि अब टॉपिक क्या आता है कि ये जैव संसाधन के अंदर क्यों आते हैं, है ना। तो ये जैव संसाधन के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें जीवन है, ठीक है, इसलिए जैव संसाधन के अंदर आते हैं। ये जीव मंडल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मनुष्य और प्राणी जात, मनुष्य और प्राणी जात जैसे जानवर, ठीक है, फूल पौधे भी किस में आएंगे? इसी में आएंगे, जैव संसाधन के अंदर। अब आता है अजैव संसाधन। वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनाई जाती हैं अजैव संसाधन कहलाती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा पड़ा है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हैं, ठीक है, अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे चट्टान और धातुएं, ठीक है, जैसे चट्टान और धातुएं क्या है? ये निर्जीव हैं, ठीक है। एक कच्चे माल में उपलब्ध होती हैं धातुएं, उसको हम पीट कर उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तो ये निर्जीव है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन कैसे इसका पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए संसाधनों के प्रकार, या समाप्यता के आधार पर बताइए संसाधनों के प्रकार। अगर आता है कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन, और आता है समाप्यता के आधार पर बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो पढ़ते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन ये किसके अंदर, और अनवीकरणीय समाप्यता के आधार पर है ये, ठीक है। इसके अंदर आती हैं ये दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सी? वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन है? वह संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वे सभी संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, अलग अलग भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसको फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है, वो कौन से संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, जैसे वायु और जल,
अब जल को एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जल और वायु कैसे है। तो जैसे आप जल को देख सकते हैं, खारे पानी के पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ये नाले में जाता है, बड़े वाले नाले में, फिर वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको मीठे पानी में डेवलप करके हमें ही सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और आता है अनवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसको समझने का एक ही तरीका है कि देखो आप नवीकरणीय, ठीक है, और अनवीकरणीय, ठीक है। अ लगाया ना तो उपयोग में दोबारा नहीं लाया जा सकता, ठीक है, सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, दोबारा उपयोग में उसको नहीं लिया जा सकता। इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। अब सिंपल शब्दों में समझे तो क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग में लाने के बाद हम उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे खनिज है। तो अब हमारा स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से स्वामित्व में कौन कौन से संसाधन आते हैं। तो पहला आता है गत संसाधन, ये गत संसाधन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये चार कौन कौन से आते हैं स्वामित्व के आधार पर, इनके अंदर आते हैं। तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति, ठीक है, गत संसाधन क्या है, गत संसाधन, तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति गत संसाधन कहलाते हैं, जैसे प्राइवेट, ठीक है, जिनका अपना खुद का हो, जैसे हमारा खुद का गाड़ी बंगला, ठीक है, हमारी खुद की फैक्ट्री हो, उसको वो हमारा एक अकेले का हो, उसमें भी कोई ऐसा ना हो कि हम लोगों ने, ठीक है, कि वो कईयों में बांटी गई हो, नहीं, वो सिर्फ हमारा हो, उसको कैसे कहते हैं, गत संसाधन कहते हैं। जो निजी, ठीक है, अपने जो अपनी है, प्राइवेट है वो, ठीक है, वह संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाती है। जैसे देख सकते हैं, गत मतलब प्राइवेट और सामुदायिक, सामुदायिक मतलब सरकारी, ठीक है। तो ये सभी सारे संसाधन जिसका उपयोग पूरा समुदाय करता है, तो सरकारी के अंदर आ गई, ठीक है। वो किसी का पर्सनल तो है नहीं, उसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। किसी भी प्रकार का संसाधन हो, कोई सा भी संसाधन हो जो राष्ट्र की सीमा के अंदर मौजूद है, वो तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी, ठीक है। तट रेखा की 200 मील दूर पर खुले महासागरीय संसाधनों पर एक सेकंड, एक मिनट क्लियर करते हैं, ठीक है। महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक सेकेंड, अब ठीक है। तो तट रेखा के 200 मील दूर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर, जो खुले महासागरीय संसाधन है, किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, विकास के स्तर के आधार पर
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। तो ये चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें भी है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारिक संसाधन। रुको, तो है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें भी है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और एक है संचित संसाधन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अब इसको समझे कि संभावी संसाधन कौन से संसाधन है। तो ये वो संसाधन है जो किसी देश में मौजूद है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया आज तक। ठीक है, तो ये है संभावी, उसको इस्तेमाल करने की संभावना है कि इस्तेमाल में आ सकती है, संभावी संसाधन कहलाएगी। वह संसाधन जिसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाती हैं। वे सभी संसाधन जिसकी गुणवत्ता और मात्रा, कि उसके गुण क्या है और उसकी मात्रा कितनी है इस धरती पे, वो निर्धारित पहले से ही की जा चुकी है, विकसित संसाधन के अंदर आएगी। ठीक है, और पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारीय संसाधन कहलाती है। ठीक है, अब वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से तो वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाती है। इतने इजी लैंग्वेज में लिखे होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब जैसे हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। 3 नंबर से 2 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जिसका हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, मतलब ऐसा संसाधन जिसका हम जितना हमें एग्जाम्पल में हम पानी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसा एक संसाधन है जिसको हम संभाल के इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, ताकि अभी वाली पीढ़ियों के लिए ही, हमारे लिए तो रह ही रहे, बाकी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे, ताकि इसका इस्तेमाल वो भी कर सकें। ठीक है, अब पानी एक ऐसी चीज़ है जो सीमित मात्रा में है धरती पर, अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो कॉमन सी बात है आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, अब इसमें वही लिखा है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं भी पूरी हो सके। ठीक है, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आएगा सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ियों के लिए बचे बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी बची रह सके, ताकि लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, सब उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का, अब जैसे ये देखते हैं ये, ठीक है,
तो ऐसे उपयोग अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके संसाधन नियोजन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? एक सेकंड। तो ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा हम संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके संसाधन नियोजन कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। ठीक है, आप जैसे कि ये देख सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है कि हमें इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। एजेंडा 21। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है? एक सम्मेलन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। ठीक है, एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, रोजाना की आवश्यकताएं जो सबकी हैं, एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य है ये। ठीक है, कि ये जो जितनी भी क्षतियाँ हैं इन सब से, गरीबी और ठीक है, इन सब से निपटना है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका उद्देश्य है इन सब से निपटना है। ठीक है, निपटना किसका उद्देश्य है? एजेंडा 21 का जो सम्मेलन रखा गया था उसमें यही बात हुई थी कि लोगों की पारस्परिक जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो गरीबी है, इन सब से उनको निपटा जा सके, उनको रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ये रहे महात्मा गांधी, ये रहे। ठीक है, देख सकते हो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सब कुछ है। ठीक है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भू उपयोग। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस किस चीज में हम भूमि का उपयोग करते हैं? भू मतलब भूमि और उपयोग मतलब उपयोग करना। ठीक है, तो भूमि का हम उपयोग कहाँ करते हैं? वनों में, कृषि के लिए, प्रतिभूमि। ठीक है, एक सेकेंड आपको हाईलाइट करके दिखा। ठीक है, तो ये है भूमि के उपयोग। तो वनों के लिए हम भूमि का इस्तेमाल करेंगे, कृषि के अनुपलब्ध भूमि के लिए इस्तेमाल करेंगे, कृषि का निकले भूमि का इस्तेमाल करेंगे। प्रतिभूमि का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे? तो प्रतिभूमि का इस्तेमाल देखिए, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, प्रतिभूमि के अलावा हमें अन्य कृषि के लिए भी भूमि चाहिए होता है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। चलो आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है भू निम्नीकरण के कारण। अब निम्नीकरण का क्या मतलब है? भू निम्नीकरण, अगर हम इसका टॉपिक क्लियर तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए पॉइंट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। भू निम्नीकरण मतलब भूमि को नुकसान पहुंचाने के कौन कौन से कारण हैं जिससे भूमि को हानि होती है। ठीक है, तो पहला कारण है खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन। अब इसको तरीके से समझते हैं। खनन, ठीक है,
भूमि को नुकसान पहुंचाने का पहला है खनन, ठीक है। दूसरा है अतिचारण। अतिचारण क्या है? अतिचारण को भी क्लियर करते हैं। अतिचारण का मतलब जो गाय भैंस चराई जाती हैं उसको खेतों में इतना ज़्यादा चरा देते हैं, उनको चरने के लिए छोड़ देना, तो फिर कॉमन सी बात है भूमि का नुकसान होगा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चरेंगी तो उसको कहते हैं अतिचारण। अति सिंचाई, भूमि की अधिक सिंचाई कर देने से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाएगी ना, अधिक सिंचाई करने से भी भूमि खराब होगी। और औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, फैक्ट्रियों का हम काम करेंगे और उसका प्रदूषण अगर भूमि पर पड़ेगी तो कॉमन सी बात है भूमि का नुकसान होगा। उद्योग के कारण काफ़ी भूमियाँ नुकसान भी होती हैं। और वनोन्मूल्य, अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटने से भी भूमि को हानि पहुंचती है। अब है भूमि संरक्षण के उपाय। संरक्षण मतलब बचाना, ठीक है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, भूमि निम्नीकरण के कारण और भूमि संरक्षण के कारण, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भू संरक्षण के उपाय, भूमि को बचाने के उपाय अपने मन से भी बनाकर लिख के आओगे तो नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। जो नहीं कि इनको पढ़ोगे वही लिख के आओगे, ठीक है। बचाने के कारण बहुत सारे होते हैं, अपने तरीके से भी लिखा जा सकता है। वन रोपण, वनों को काटना हम बंद करें, इससे क्या होगा, भूमि का नुकसान नहीं होगा। अति पशुचारण, पशुओं को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पशु चराना हम बंद कर देंगे तो भी भूमि का नुकसान नहीं होगा। उसका अपोजिट जो हमने अभी पढ़ा निम्नीकरण के कारण, उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। रक्षक मेखला का भी इस्तेमाल करके हम बचा सकते हैं। खनन नियंत्रण करके भी खनन को नियंत्रण करके बचा सकते हैं। औद्योगिक जल का परिष्कार, ठीक है, जितनी ज़्यादा मात्रा में उद्योग खुलेगा उतनी ही ज़्यादा भूमियों का नुकसान होगा, ठीक है। तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इस करके हम भूमि को बचा सकते हैं। ये 5 पॉइंट है, आपको कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन में अगर 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको बस 5 ही पॉइंट लिखने हैं, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और पेपर में ना पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो ताकि तुम्हें ना आंसर ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में बनने लगता है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आंसर बनने लगता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो हम पढ़ के जाते हैं बस हमें उसी को लिख कर आना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब है मृदा के प्रकार। मिट्टी के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ा मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है और वन मिट्टी है, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमारी 6 प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। 6 प्रकार की मिट्टी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इन पॉइंटों को याद कर लो। आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन तथा इसके कारण। मृदा अपरदन और इसके कारण, ठीक है। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को अपरदन कहा जाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उसका कट जाना या फिर उसका बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब अपरदन क्या है? पॉइंट हमारा अपरदन, ठीक है। तो मृदा अपरदन क्या है? मतलब मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब मिट्टी का नुकसान पहुंचाना। अपरदन मतलब मिट्टी का नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अपरदन मतलब नुकसान पहुंचाना, ठीक है। कि मिट्टी को नुकसान कैसे होता है, उसके कारण और उसके समाधान। अब यहाँ पे पहला है कारण, ठीक है। ये देखिए आप कारण और समाधान लिखा पड़ा है, ठीक है। अब कारण क्या है? वनोन्मूल्य, ठीक है। मृदा अपरदन के कारण वनोन्मूल्य बताया था मैंने कि बहुत अधिक मात्रा में अपरदन मतलब मिट्टी को नुकसान पहुंचे। बहुत अधिक मात्रा में अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो उससे मिट्टी का नुकसान पहुंचेगा, मिट्टी नुकसान होगी। अति पशुचारण, अधिक मात्रा में पशुओं को चराना, निर्माण व खनन प्रक्रिया करने से प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल, इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीकों से, अधिक मात्रा में जुताई कर देने से भी होता है। गलत तरीके से कृषि करने से भी तो मृदा अपरदन होगा ना, मिट्टी की ऊपरी परत की हटेगी, मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा। पवन द्वारा, इसको सिंपल लैंग्वेज में
अगर आंधी आनी आती है ना, आंधी वांधी आती है तो ज़्यादा हवा आती है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टियों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो वही लिखा है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र का मृदा को उड़ा ले जाना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब समाधान की बारी, किसको बचाया कैसे जा सकता है, मिट्टी को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिट्टी को बचाने के तरीके हैं कि बहुत अधिक से अधिक बहुत कम से कम पशु चराएं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। ढाल वाली भूमि पर रोमांचक रेखाओं के समानांतर हल चलाने से। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाने से। अब घास की पट्टी उगाने से कैसे होगा, है ना, पॉइंट आता है कि घास से कैसे मिट्टी बच सकती है। तो कॉमन सी बात है, जब घास ज़मीन पर बहुत सारे जब घास निकले हुए होंगे तो आंधी आएगी और पानी बारिश भी आएगा तो क्या होगा, सारे के सारे पहले घास के ऊपर पड़ेंगे, उसके बाद ही मिट्टी तक जाएंगे ना। और जब घास एक दूसरे में क्या होता है, जुटे रहते हैं एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं घास, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी दिखती नहीं है और मिट्टी के ऊपर बारिश का पानी बहुत कम मात्रा में पड़ता है। और अगर मिट्टी ज़्यादा बहती भी है तो घास उसको रोक लेता है। ठीक है, वनोरोपण, जैसे कि अधिक से अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादातर मात्रा में वो लगाएं पेड़ पौधे। अति पशुचारण पर नियंत्रण करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है भू उपयोग, भूमि का उपयोग। भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, और अब देख सकते हैं क्योंकि ना इसकी जो लाइनें है वो ये रही लिखी हुई, ये इसकी लाइनें हैं। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप अपने फ़ोन में रोटेशन ऑन करके पढ़ लेना, ऑफ करके। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, आर्थिक और भूमि के उपयोग में भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन सी बात है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, अन्य कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि और वन्य, इन सब चीज़ों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, भूमि का, वनन के लिए, कृषि के लिए। अब जैसे कि हमने देखा भू उपयोग। ठीक है, तो पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, पेड़ों से आच्छादित और एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतों, सड़कों और उद्योग। ठीक है, स्थायी चरवाहों तथा अन्य गतोचर भूमि, विविध वृक्ष फसल तथा अपोहन के अधीन भूमि होते हैं। ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली होनी चाहिए। ठीक है, वो कृषि योग्य भूमि होती है जो 5 वर्ष से खाली हो या फिर उससे अधिक साल से खाली हो। वर्तमान परती, जहाँ कृषि एक वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। समझ में आ गया होगा, जहाँ पे कृषि 1 वर्ष से या फिर उससे कम समय में खेती ना की गई हो। अन्य परती, जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना इस तरीके से है जिसकी वजह से मुझे आपको इस तरीके से समझाना पड़ा। ठीक है, इसका पेज कोई नहीं, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब इसको आप देखो, ये मुख्य शब्द हैं। इसमें से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, सतत पोषणीय विकास। एक सेकेंड, जैसे कि इसमें हमने पढ़ लिया ये सतत पोषणीय विकास, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, संसाधन को बचाने का तरीका,
जलोढ़ा मृदा, वनारोपण, कृषि योग्य भूमि, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। और ये जो 2 से 3 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हमने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख ले। अब मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर भी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और ये क्वेश्चन आंसर इसको पढ़ के जाना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया आपका। ठीक है, देख लो। आई होप पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें क्वेश्चन ये पैसेज भी आते हैं तो इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन तथा इसके कारण। मृदा अपरदन और इसके कारण। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को अपरदन कहा जाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उसका कट जाना या फिर उसका बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब अपरदन क्या है? पॉइंट हमारा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है? मतलब मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब मिट्टी का नुकसान पहुंचाना। अपरदन मतलब मिट्टी का नुकसान पहुंचाना। ठीक है, अपरदन मतलब नुकसान पहुंचाना। ठीक है, कि मिट्टी को नुकसान कैसे होता है, उसके कारण और उसके समाधान। अब यहाँ पे पहला है कारण। ठीक है, ये देखिए आप कारण और समाधान लिखा पड़ा है। ठीक है, अब कारण क्या है? वनोन्मूलन। ठीक है, मृदा अपरदन के कारण वनोन्मूलन बताया था मैंने कि बहुत अधिक मात्रा में अपरदन मतलब मिट्टी को नुकसान पहुंचे। बहुत अधिक मात्रा में अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो उससे मिट्टी का नुकसान पहुंचेगा, मिट्टी नुकसान होगी। अति पशुचारण, अधिक मात्रा में पशुओं को चराना, निर्माण व खनन प्रक्रिया करने से प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल, इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीकों से, अधिक मात्रा में जुताई कर देने से भी होता है। गलत तरीके से कृषि करने से भी तो मृदा अपरदन होगा ना, मिट्टी की ऊपरी परत की हटेगी, मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा। पवन द्वारा पवन द्वारा, इसको सिंपल लैंग्वेज में, अगर आंधी आती है ना, आंधी वांधी आती है तो ज़्यादा हवा आती है जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी के परत मिट्टियों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो वही लिखा है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र का मृदा को उड़ा ले जाना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब समाधान की बारी, किसको बचाया कैसे जा सकता है? मिट्टी को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिट्टी को बचाने के तरीके हैं कि बहुत अधिक से अधिक बहुत कम से कम पशु चराएं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। ढाल वाली भूमि पर रोमांचक रेखाओं के समानांतर हल चलाने से। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाने से। अब घास की पट्टी उगाने से कैसे होगा, है ना? पॉइंट आता है कि घास से कैसे मिट्टी बच सकती है। तो कॉमन सी बात है, जब घास जमीन पर बहुत सारे जब घास निकले हुए होंगे तो आंधी आएगी और पानी बारिश भी आएगा तो क्या होगा, सारे के सारे पहले घास के ऊपर पड़ेंगे, उसके बाद ही मिट्टी तक जाएंगे ना। और जब घास एक दूसरे में क्या होता है, जुटे रहते हैं एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं घास, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी दिखती नहीं है और मिट्टी के ऊपर बारिश का पानी बहुत कम मात्रा में पड़ता है। और अगर मिट्टी ज़्यादा बहती भी है तो घास उसको रोक लेता है। ठीक है, वनोरोपण, जैसे कि अधिक से अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादातर मात्रा में वो लगाएं पेड़ पौधे। अति पशुचारण पर नियंत्रण करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है भू उपयोग, भूमि का उपयोग। भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, और
अब देख सकते हैं, क्योंकि ना इसकी जो लाइनें है वो ये रही लिखी हुई, ये इसकी लाइनें हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको इसी तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप अपने फ़ोन में रोटेशन ऑन करके पढ़ लेना, ऑफ करके, ठीक है। मैं आपको ऐसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, ठीक है। आर्थिक और भूमि के उपयोग में भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन सी बात है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, अन्य कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि और वन्य, इन सब चीज़ों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? भूमि का, वनन के लिए, कृषि के लिए। अब जैसे कि हमने देखा भू उपयोग, ठीक है। तो पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, पेड़ों से आच्छादित और एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतों, सड़कों और उद्योग, ठीक है। स्थायी चरवाहों तथा अन्य गतोचर भूमि, विविध वृक्ष फसल तथा अपोहन के अधीन भूमि होते हैं, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों या अधिक से खाली होनी चाहिए, ठीक है। वो कृषि योग्य भूमि होती है जो 5 वर्ष से खाली हो या फिर उससे अधिक साल से खाली हो। वर्तमान परती, जहाँ कृषि एक वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। समझ में आ गया होगा, जहाँ पे कृषि 1 वर्ष या फिर उससे कम समय में खेती ना की गई हो। अन्य परती, जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, ठीक है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना इस तरीके से है, जिसकी वजह से मुझे आपको इस तरीके से समझाना पड़ा, ठीक है। इसका पेज कोई नहीं, अब पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब इसको आप देखो, ये मुख्य शब्द हैं। इसमें से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है? सतत पोषणीय विकास। एक सेकंड, जैसे कि इसमें हमने पढ़ लिया ये सतत पोषणीय विकास, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, संसाधन को बचाने का तरीका, जलोढ़ा मृदा, वनारोपण, कृषि योग्य भूमि, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। और ये जो 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हमने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख ले। अब मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर भी, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और ये क्वेश्चन आंसर इसको पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया आपका, ठीक है। देख लो, आई होप पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें क्वेश्चन ये पैसेज भी आते हैं तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।